ये तमाम बड़ी और अहम खबरों का जयपुर से खबर है, जहां पर हवा महल से बीजेपी विधायक के हिजाब पर बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छात्राओं ने थाने का घेराव कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि प्रदेश के कटावर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हिजाब को गुलामी की निशानी बताया। हिजाब पर फिर हुआ सियासी बवाल। हिजाब नहीं और क्या हो गया कि और स्कूल में हमें बंद कर दिया गया। स्कूल में नारेबाजी हुई थी कोई? हाँ, एक जना बोलो क्या हुई थी? सिया राम जने क्या मतलब? तो आप लोग इतने उग्र क्यों हो रहे हो? जयपुर में दिखा छात्राओं का उबाल। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, उन्होंने हिजाब के बारे में क्यों बोला? हमारी बॉडी हम कैसे भी आए। बवाल पर बोले मंत्री किरोड़ी लाल। गुलामी की निशानी से मोह का क्या मतलब? जब मुगल आक्रांता आए उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में इन मुसलमानों को दिया ना, तो हिंदुस्तानी ये हमारे लिए। तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, और जो भी इसकी मांग उठा रहे मैं उसको उचित मानता हूँ। राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं सड़कों पर उतरी और सुभाष चौक थाने का घेराव किया। इस दौरान छात्राओं ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। छात्राओं का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर उनसे हिजाब से दूर रहने के लिए कहा गया। धार्मिक नारे लगवाए गए। हुआ क्या था? वो एक चीज ऐसा था, उन्होंने बोला कि हमें अपने हिजाब उतरेंगे तुम्हारे, मतलब स्कूल हिजाब ओढ़ के नहीं आओगे तो वो अम्मा लगती है। उसके बाद में बोले उन्होंने कि हम मतलब स्कूल में तो होता ही है, ये हिजाब उतरवा देते हैं। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में? हिजाब पर जी चलते रहिए। हिजाब पर होता है हर बार, हिजाब पर कोई भी हर बार हिजाब पर। अब समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे, साफ कहें। जब भी ऑप्शन उठेगा ना, हिजाब पर ही बात क्यों आती है? हिजाब पर ही बात क्यों आती है हमारी? तो आप क्या चाहते हैं? हम हिजाब ओढ़े रहेंगे, हमारे और माहौल को भांपकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हालात को संभाला। मामले पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का तर्क था कि कल को हमारे बच्चे भी लहंगा चुन्नी या अलग अलग कलरफुल ड्रेस कोड में आएंगे तो कैसे चलेगा। कृषि मंत्री ने हिजाब को गुलामी की निशानी बताया। स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखे और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने हिजाब पर उठे बवाल पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। सीता मैया का किसी ने नाखून तक नहीं देखा आज तक। बता दे कोई किसी ने नाखून देखा? नाखून भी नहीं दिखा ना। ये कल्चर है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान इसका
तो पटना से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लालू यादव से पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी की ओर से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की गई और अब अपडेट यह है कि पूछताछ खत्म हो गई है और लालू यादव अपने घर की ओर वापस लौट गए हैं। तो लगातार ईडी की टीम भ्रष्टाचार मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और इसी मामले को लेकर एक बार फिर से लालू को तलब किया गया था। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई। तकरीबन 9 घंटे तक उनसे कई सारे सवाल पूछे गए और अब पूछताछ खत्म हो गई है। मीडिया ने बातचीत की कोशिश की लेकिन वो बातचीत करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और वो आगे चले गए। तो भ्रष्टाचार मामले को लेकर लगातार ईडी की ओर से जांच जारी है। इसी मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव से आज फिर पूछताछ की गई। कई घंटों तक उनसे सवाल जवाब किए गए और इसके बाद अब लालू यादव अपने घर की ओर वापस लौट गए हैं। लगभग 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। तो ईडी के दफ्तर में लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया था भ्रष्टाचार मामले को लेकर, जिसे लेकर पूछताछ की गई और बड़ी सूचना इस वक्त की ईडी के दफ्तर से लालू यादव बाहर निकल चुके हैं। पूछताछ पूरी कर ली गई है। तो 9 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो ईडी के दफ्तर में मौजूद रहे, जब ईडी के अधिकारी लगातार लालू प्रसाद यादव से सवाल जवाब करते रहे। भ्रष्टाचार मामले को लेकर लगातार कई बार ईडी की ओर से उन्हें बुलाया गया है और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आज उन्हें ईडी की ओर से बुलाया गया था, जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे ईडी मुख्यालय, जहां पर उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब दिया। वहां पर कई अधिकारी मौजूद रहे और अब 9 घंटे के पूछताछ के बाद ये पूछताछ का जो दौर था वो खत्म हो चुका है और लालू प्रसाद यादव अपने घर की ओर लौट रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ खत्म हो गई। इस वक्त ये बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं, जहां पर लगभग 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। तो बिहार सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन यानी कि आज सोमवार को ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया। बड़ा एक्शन हुआ। लालू यादव पटना के ईडी ऑफिस में लैंड फॉर जॉब्स केस में सुबह 11 बजे पहुंचे। सुबह 11 बजे से पूछताछ की शुरुआत हुई और लगभग 10 घंटे उनसे पूछताछ की गई और अब पूछताछ की कार्रवाई खत्म हो चुकी है और लालू यादव दोबारा से अपने घर की ओर लौट चुके हैं। तो पूछताछ के लिए ईडी ने तकरीबन 50 सवालों की लिस्ट तैयार की थी और कई सारे सवाल उनसे पूछे गए। और आगामी संसदीय चुनाव से पहले ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसी सीएम सोरेन की तलाश में दिल्ली तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी, जिसके बाद से विपक्ष का कहना है कि झारखंड सीएम प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन से डरे हैं और किसी गुप्त ठिकाने पर चले गए हैं। हालांकि सोमवार को झारखंड सीएम मुख्यालय से ईडी को एक लेटर भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि सीएम सोरेन 31 तारीख को अधिकारियों के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। वहीं बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि आखिर एक राज्य का मुख्यमंत्री भगोड़ा कहलाने का पाप कैसे कर सकता है। भाजपा नेता निशिकांत दुबे भी इस मामले में मुखर हैं। डॉक्टर दुबे ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि झारखंड सरकार का महाधिवक्ता मेरे झारखंड की आन बान और शान वीर शिबू सोरेन जी के बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भगोड़ा घोषित कर देगा। आज मेरी बात सही साबित होती दिख रही है। स्थान बताइएगा, समय बताइएगा। पिछले बार भी आपने पूछा था, इस बार भी आपको बताया गया कि स्थान काके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। तो ये तरह तरह के भ्रम आखिर कौन उत्पन्न करवा रहा है। और इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार की घर वापसी हो चुकी है। 17 महीने बाद एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के साथियों
का कहना है कि वो नीतीश से मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। 3 सांसदों वाली पार्टी अब मायावती के बाद नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री बता रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है। पार्टी में महज 3 सांसद बचे हैं, जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सियासी वजूद बचाने का संकट है, जिस पार्टी ने सिर्फ जाति की राजनीति की, उसी पार्टी के गठबंधन साथी जब अलग हुए तो पार्टी अध्यक्ष ने विश्वासघात करार दिया और नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री बता दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। अब अखिलेश यादव के इसी बयान पर अनुप्रिया पटेल ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा के साथ क्या साजिश रची और मायावती के साथ क्या क्या षड्यंत्र किए, ये हर कोई जानता है। पूजनीय बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी हमारे साथ में, उनके साथ क्या किया? उनको मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए कौन सा षड्यंत्र नहीं किया? आदरणीय बहन मायावती जी के साथ षड्यंत्र नहीं किया? सब जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा किसी से छिपा नहीं है। विश्वासघात की बातें इनके मुंह से शोभा नहीं देती। दरअसल बिहार की सत्ता में करीब 17 महीने बाद बीजेपी की वापसी से अखिलेश के साथ कांग्रेस भी परेशान है। डर है कहीं नीतीश के जाने से गठबंधन पूरी तरह टूट न जाए। ऐसे में नीतीश के बहाने निशाना बीजेपी पर साधा जा रहा है, तो पलटवार भी जारी है। तो लड़ाई करने वाला कोई भी हमारे सामने नहीं है। अभी आदरणीय मायावती अकेली लड़ रही है और अखिलेश यादव जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और यहाँ मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक इकट्ठ आएगी तो हम जीतेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो मतलब पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक ये सब लोग हमारे साथ है। पार्टी भी बदल ली, नाम भी बदल गया। मुलायम सिंह जी कहलाने लगे मौलाना, इस तरीके से उनका कुछ नाम हो गया, नाम भी बदल गया। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। पार्टी भी बदल ली, जनता दल से मुख्यमंत्री की कुर्सी बनी रही, पार्टी भी बदल ली। यानी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक नीतीश की घर वापसी से इंडी गठबंधन में माहौल टाइट है। इसीलिए प्रधानमंत्री वाला ख्वाब है, क्योंकि पहले मायावती से गठबंधन के लिए पीएम फेस का प्रपोजल, तो अब नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री बताना अखिलेश की फेल होती रणनीति को बयान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहीं देश के कोने कोने से अयोध्या दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए राज्यों के सीएम और उनकी कैबिनेट ने भी दर्शन की अर्जी लगाई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या पर सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। अब वीवीआईपी दर्शन के लिए भी तारीख तय कर ली गई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में समीक्षा बैठक की। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भीड़ को देखते हुए सीएम योगी खुद क्राउड मैनेजमेंट में जुट गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार अयोध्या पर नजर बनाने वाले सीएम योगी ने सोमवार को भी अयोध्या में
अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आने वाले दिनों में दर्शन करने वालों की रूपरेखा तैयार की। 31 जनवरी से भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही कई वीआईपी और वीवीआईपीओ के भी कार्यक्रम रामलला के दर्शन को लेकर हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 घंटे की बड़ी बैठक राम जन्मभूमि परिसर में की और इस दरमियान अयोध्या आने वाले वीआईपी और वीवीआईपीओ के सुविधा के साथ साथ राम भक्तों को दी जाने वाले सहूलियत पर घंटों विचार विमर्श किया। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन की। उसके बाद वो रामलला के भी दर्शन किए, साथ ही मौजूद पुजारियों से भी बात की। दरअसल 31 जनवरी से अलग अलग तारीख में 11 राज्यों के सीएम ने अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या में दर्शन की इच्छा जताई है। इसीलिए सीएम योगी ने वीवीआईपी दर्शन के लिए तैयारियां शुरू की। रामलला के दर्शन करने वाले राज्यों में 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, 5 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, 9 फरवरी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, 12 फरवरी को राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, 15 फरवरी को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, 22 फरवरी को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, 24 फरवरी को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, 4 मार्च को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि उत्तराखंड के सीएम धामी ने भीड़ को देखते हुए 2 फरवरी के बजाय आगे की तारीख में दर्शन करने की बात कही है। दरअसल अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पहले ही पीएम मोदी और सीएम योगी अपने कैबिनेट के लिए अपील कर चुके हैं। वहीं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वीवीआईपी के आने के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। दूसरे दिन यानी 23 तारीख को मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए दूसरे दिन से ही भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोज यहां पर लाखों भक्त भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है तो कोई साइकिल से यात्रा कर अयोध्या पहुंच रहा है। इसी को देखते हुए 11 राज्यों के सीएम को कैबिनेट के साथ अयोध्या अलग अलग तारीख पर बुलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। राम कहते हैं राम का नाम जिसने भी लिया वो भव सागर से पार हो गया। मध्य प्रदेश बीजेपी राम का नाम लेकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुके हैं। अब बीजेपी प्रदेश के राम भक्तों को दर्शन करवाने जा रही है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सवाल पूछ रही है, राम राज्य कब आएगा? 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो पल जिसने करोड़ों देशवासियों को भाव विभोर कर दिया, उस पल के साक्षी बने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और अनुष्ठान के बाद रामलला की आंखों की पट्टी खोली गई, पीएम मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम के शरणागत हो गए। इस पल को मध्य प्रदेश बीजेपी भी किसी को भूलने नहीं देना चाहती है। पार्टी ने प्रदेश के राम भक्तों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराने का कार्यक्रम बनाया है।
लोकसभा चुनाव है, लिहाजा दर्शन की योजना का खाका लोकसभावार खींचा जा रहा है। पार्टी प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्र से 6-6 हजार लोगों को अयोध्या ले जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन कराएगी। देखिए, ये देश का सौभाग्य है कि 500 वर्ष लंबी लड़ाई आज पूरी हुई और देश राम मंदिर बनते हुए भी देख रहा है और रामलला विराजमान हो भी गए हैं। तो प्रत्येक राम भक्त रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं, क्योंकि राम राजनीति और सत्ता का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। और जिस देश की आत्मा में राम बसते हैं तो राम से राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, ये भक्ति और आस्था का विषय है। राम का नाम लेकर अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाली बीजेपी ने साल 1985 में 2 लोकसभा सीटें जीती थी। अटल आडवाणी सांसद बने। साल 2019 में पार्टी ने 300 प्लस का आंकड़ा पार कर लिया और अब की बात 400 पार का नारा दे रही है, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी को सभी 29 सीटें जीतने का टास्क दिया गया। ऐसे में राम का नाम लेकर प्रदेश बीजेपी इस मुश्किल चुनौती को भी पार कर लेना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी की इस योजना का विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बखूबी एहसास है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाकर पहले से बैकफुट पर आया विपक्ष इस योजना का विरोध करे भी तो कैसे करे। लिहाजा कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी को राम राज्य स्थापित करने का टास्क दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका आदर करे और दर्शन भी कराए भगवान के और राम राज्य की स्थापना भी करे। आज जो है लोगों के आरक्षण पर खतरा है, लोगों की जो है रोजी पर खतरा है, आजीविका पर खतरा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। ये तो रामराज के काम है, ये क्यों नहीं हो रहे हैं? तो रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से रामचंद्र जी की नीतियों का लागू होना तो आवश्यक है नहीं। तो भगवान राम की जो नीतियां थी कि जहां पर हर आदमी सुखी हो, हर आदमी एक दूसरे से प्रीति करे, उनकी स्थापना में भारतीय जनता पार्टी कब आगे बढ़ेगी ये उसे बताना चाहिए। भले ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सूबे में बीजेपी की सियासी सरगर्मी बता रही है कि 500 साल बाद बने इस अद्भुत संयोग पर वो किसी तरह का ग्रहण नहीं लगने देना चाहती है। ऐसे में चुनौती सांप्रदायिक सौहार्द की बिसात पर लंबे वक्त तक देश प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस के लिए है, जिसने तुष्टीकरण की राजनीति का दाग लेकर केंद्र की सत्ता से विदा लिया था। ऊपर से हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एमपी की सत्ता में वापसी का सपना भी टूट गया। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।